हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मैथ का पहला लेक्चर दिया था, ठीक है। अब आगे हम आपको मैथ का दूसरा लेक्चर देंगे। इसमें जो नए बच्चे आए हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा पहला वीडियो देख लें, ताकि आपको ये दूसरा वीडियो आसानी से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह, ठीक है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स पर जितनी भी संक्रियाएं होती हैं वो, ठीक है ना। देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स होती क्या है। हमने बताया था कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक आयताकार बॉक्स में एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया हो, वह आव्यूह कहलाता है। ये इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी आयताकार बॉक्स में एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, वह आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये संख्याओं का एक समुच्चय है जो आयताकार बॉक्स में लिखा गया है निश्चित क्रम से। इसको हम आव्यूह कहेंगे, ठीक है ना। संख्याओं का मतलब ये संख्याएं आपकी वास्तविक हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती हैं या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ जो संख्याएं एक निश्चित क्रम में लिखी गई हैं, इनमें जो संख्याएं आपकी ऐसे पड़ी लाइन में लिखी हैं, पड़ी लाइन का मतलब कि क्षैतिज में लिखी गई हैं, ठीक है। किस में लिखी गई हैं? क्षैतिज में लिखी गई हैं, या इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में लिखी गई हैं। इनको हम पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और इसको हम यम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यम से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब आव्यूह में जो अवयव क्षैतिज में लिखे गए हों, ठीक है ना, उनको हम पंक्ति कहते हैं। और जो अवयव आपके ऐसे सीधी लिखे गए हों, वर्टिकल लिखे गए हों, ऊर्ध्वाधर लिखे गए हों, उनको हम स्तंभ, क्या बोलते हैं? स्तंभ या कॉलम बोलते हैं। और इनको हम यन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जो अवयव आपके क्षैतिज लिखे गए हैं उनको हम रो या पंक्ति कहते हैं, उनको यम से डिनोट करते हैं। और जो अवयव आपके ऊर्ध्वाधर लिखे गए हों, वर्टिकल लिखे गए हों, उनको हम स्तंभ या कॉलम कहते हैं, और उनको हम यन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आव्यूह की जो एक नई परिभाषा बनती है, ठीक है ना, वो परिभाषा क्या बनेगी आपकी? जो नई परिभाषा यहाँ से बनी, नई परिभाषा वो बनी क्या? अब देखिए, यम इंटू यन मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यम या इसमें है अवयव, यन इसमें अवयव है। यदि हम सबको गुणा कर लेंगे तो इन अवयव की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि यम इंटू यन जो अवयव हैं, इन अवयवों को यम इंटू यन संख्याओं को यदि हम यम पंक्ति और यन स्तंभ में लिखें, ठीक है, हम अगर इनकी एक नई परिभाषा बनाएं तो वो परिभाषा क्या बनेगी? यम इंटू यन संख्याओं का समुच्चय जो यम पंक्ति और यन स्तंभ में लिखे गए हों एक व्यवस्थित क्रम में, उनको हम
यम इंटू यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, यम इंटू यन संख्याओं का समुच्चय जो यम पंक्ति और यन स्तंभ में लिखे गए हों एक व्यवस्थित क्रम में, उनको हम यम इंटू यन क्रम का आव्यूह कहेंगे। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि ए बराबर A11 A12 डॉट डॉट A1n, ठीक है, A21 A22 डॉट डॉट A2n, फिर आगे AM1 AM2 डॉट डॉट AM, ठीक है। ये लिखे गए हैं किसमें? यम पंक्ति में लिखे गए हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति यम पंक्ति में लिखे गए हैं। यन अवयव में यन स्तंभ में एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ डॉट डॉट यन स्तंभ में लिखे गए हैं। तो इस व्यवस्थित क्रम को हम आव्यूह कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आव्यूह की नई परिभाषा बनी, समझ गए। अब इसके बाद आगे हम यहाँ पर एक विशेष बात क्या सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आव्यूह के जो आव्यूह के अवयव हैं वो उनका जो क्रम है वो बराबर हो। बराबर का मतलब कि उनके जो यम इंटू यन जो कोटि है वो बराबर हो, ठीक है। कहने मतलब क्या हुआ कि इनके जो अवयव हैं उनकी कोटि अलग अलग हो सकती है। कोटि का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये जिन क्रम में लिखे गए हैं अवयवों की संख्या वो बराबर नहीं हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। आगे इसको आप लिख लीजिए। देखिए हम यहाँ सीखे आव्यूह की नई परिभाषा। अब आगे हम सीखेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होती है? देखिए आव्यूह की कोटि का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि यम पंक्ति और यन स्तंभों में लिखी गई आव्यूह को, लिखे गए आव्यूह को, यम पंक्ति और यन स्तंभों में लिखे गए आव्यूह को यम इंटू यन क्रम का आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखी गई है ए बराबर 1 2 3 4, ये लिखा गया है। कितनी पंक्ति है? 2। कितने स्तंभ हैं? 2, ठीक है। इसका मतलब इस आव्यूह की कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2 है। कोटि कितनी है इसकी? 2 क्रॉस 2 है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे हम एक और एग्जाम्पल। यहाँ लिखा गया है 1 2 3। कितनी पंक्ति है? 1। कितने स्तंभ हैं? 3। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 क्रॉस 3 हो जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, आव्यूह में हमेशा हम पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। याद करने का तरीका, हिंदी के अक्षर में सबसे पहले पा आता है, इसलिए सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, उसके बाद सा आता है, फिर उसके बाद हम स्तंभ लिखेंगे, ठीक है ना। तो आव्यूह की कोटि क्या है कि यम पंक्ति और यन स्तंभों में लिखी गई आव्यूह को हम यम इंटू यन कोटि का आव्यूह कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो अवयव हैं उन अवयव को लिखने की व्यवस्था जो होती है वो उनकी कोटि कहलाती है, ठीक है। यहाँ से एक विशेष बात और आती है। विशेष बात क्या है कि किसी भी आव्यूह के जो अवयव जो कोटि होती है वो उस आव्यूह के अवयवों की संख्या को बताती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आव्यूह की ये कोटि लिखी गई है, ये कोटि हमें आव्यूह के अवयवों की संख्या को बताती है। जैसे यहाँ पर इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब कि इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे? 4 अवयव होंगे। आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इसकी कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 3, मतलब 3 कन्नम 3, पहाड़ हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
3 एकम 3, इसका मतलब कितने अवयव होंगे? 3। चेक करते हैं, 1 2 3, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है a बराबर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसकी कोट कितनी है? कितने पंक्ति? 1 2, कितने स्तंभ? 3, मतलब 2 तिहाई 6, कितने अवयव होंगे? 6 अवयव, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह की जो कोटि होती है वो आव्यूह के अवयवों की संख्या को बताती है, ठीक है ना दोस्तों। इस बात को आप विशेष में लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम आपको यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे, तो आप इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं। देखिए आगे क्या है? आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, या इसे हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसी भी आव्यूह के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं वो आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। मतलब आयताकार बॉक्स में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं A11 A12 डॉट डॉट A1n, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ पर A21 A22 डॉट डॉट A2n, यहाँ पर AM1 डॉट डॉट AM2, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम एक ऐसे लिख दें AIJ डॉट डॉट AMN, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं अवयव A11 A12, ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है AIJ, ये आव्यूह का व्यापक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह का व्यापक पद, आव्यूह का व्यापक पद। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, A बराबर AIJ m इंटू n। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी आव्यूह में जो AIJ है वो आव्यूह के अवयवों का स्थान बताता है, ठीक है ना, कि वो अवयव कहाँ पर लिखा गया है, किस पंक्ति में लिखा गया है, किस स्तंभ में लिखा गया है। जैसे देखिए जो ये I है, ये I हमेशा आव्यूह के पंक्ति को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पंक्ति को। और जो J है ये स्तंभ को डिनोट करता है। इसको अगर हम ऐसे लिखें कि AIJ में I बराबर जो है वो डिनोट करेगा आपको रो का, और जो J होता है ये कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो AIJ में I रो को डिनोट करेगा और J कॉलम को डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस बात को आप विशेष तौर से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, हम इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, तो आप इनको लिखना ज़रूर, ठीक है। यहाँ से आगे हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे इस पॉइंट पर AIJ, इस वाले को, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर एक बात और हम समझा दें, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि A बराबर लिखा गया है 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पहला अवयव, मतलब इसको हम लिख सकते हैं A11 बराबर कितना है? 1। A ये दूसरा अवयव A12 बराबर कितना है? 2। ये तीसरा अवयव है A13 बराबर कितना है? 3। ऐसे तो ये जो होता है ये आपके अवयवों की स्थिति को बताता है, जहाँ I ये हमेशा बताएगा पंक्ति को और J बताएगा स्तंभ को। अगर कहीं लिखा हुआ है A11 बराबर 1, इसका मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कितना है? 1 है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कितना है? 1 है। I का मान कितना है? 1। J का मान कितना है? 2। I का मान कितना है? 1।
जे का मान कितना है 2, आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 3। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कितना है 3, ठीक है। तो ये ए बराबर जो ए आई जे है ये अवयव के अवयवों का स्थान को बताता है, इसलिए ये इसका व्यापक पद कहलाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, देखिए अवयव को हमेशा हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनके जो अवयव होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अनुलग्न सफिक्स के साथ। कहने का मतलब ये अगर ऐसे लिख दें हम तो ये लिखेंगे हम अवयव को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से A B C D, ठीक है ना। और इनके जो अवयव होते हैं उनको हम उनके स्मॉल लेटर सफिक्स के साथ डिनोट करते हैं। जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, ये अवयव के अवयवों की स्थिति को बताता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे ये, ठीक है ना। ऑर्डर कितना है इसका 2x2, क्योंकि दो पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर ये अवयव को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं और इनके जो अवयव हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हम जो पढ़े हुए हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। आप पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठिएगा जब भी हम मैथ पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। पहला अभी हमने आपको पढ़ाया था कि अवयव की जो कोटि होती है वो अवयव के अवयवों की संख्या को डिनोट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यदि किसी अवयव के अवयवों की संख्या 6 है तो उसके संभव कोटि की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब क्या होगा कि कोई अवयव है जिसमें 6 अवयव हैं, तो उन अवयवों को मिलाकर कितने प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं, उन अवयव की कोटि क्या होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका आएगा कि यदि किसी अवयव के अवयवों की संख्या 6 है तो उसके संभव कोटि की संख्या ज्ञात करो कि कितने प्रकार की कोटि के अवयव आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ कितना अवयवों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या ये कितनी दी गई है 6 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अवयव की संख्या है हम उस संख्या को उसके गुणज में तोड़ेंगे। गुणज का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिससे ये संख्या आपकी कट जाए, विभाजित हो जाए। जैसे 6 है ना, तो 6 का गुणज 1 2 3 6, मतलब संख्या 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी और 6 से हो जाएगी, ठीक है। तो हम दिए गए संख्या को उसके गुणज में तोड़ लेंगे। उसके बाद हम उसके उन क्रमिक युग्मों को ढूंढेंगे कि जिनका गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब उन 2 संख्याएं क्रमिक युग्म को ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 2 एकन्नम 2, मतलब कि यहाँ पर 2 आ रहा है तो 6 नहीं आ रहा है, ये इसका क्रमिक युग्म नहीं होगा। 2 तिहाई 6 आ रहा है ना, मतलब ये क्रमिक युग्म इसका होगा। तो पहला क्या हो जाएगा 2x3, ठीक है। दूसरा 3 छंग 18, 6 आना चाहिए, नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं 6 1, मतलब 6 एकन्नम 6, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 6। फिर आगे देखेंगे 6 गुणे 1 भी होगा और यहाँ पर 3 गुणे 2। इसका मतलब यहाँ पर कितनी संभव कोटि हो गई, 4 संभव कोटि हो गई, ठीक है। कैसे करेंगे,
दिए गए संख्या को उसको गुणजों में तोड़ लेंगे, उसके बाद हम उस युग्म को ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। अब आगे एक क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं जिसे आप, ठीक है ना, जिसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ज़रूर लिखिएगा इसको, कि यदि किसी अवयव के अवयवों की संख्या 8 है, ठीक है, तो उसके संभव कोटि की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन ले। यदि किसी अवयव के अवयवों की संख्या 8 हो, तो उसके संभव कोटि की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।